नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, आउटर प्रोडक्ट। मात्र आउटर प्रोडक्ट ही नहीं है, हम काफ़ी और भी टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे। तो क्या क्या हमें पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। हम आउटर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, फिर हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे आउटर प्रोडक्ट का, फिर स्पेशल केस देखेंगे आउटर प्रोडक्ट का कि किस तरीके से आउटर प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो जाता है। ठीक है, कुछ की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आउटर प्रोडक्ट की, समझ में आया। फिर हम उसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे कि ताकि हमें आउटर प्रोडक्ट को समझ में आ सके। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ताकि हमें क्लियरिटी मिले कि इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट से किस तरीके से डिफरेंट होता है और टेंसर प्रोडक्ट से किस तरीके से डिफरेंट होता है। ठीक है, फिर हम कंप्लीटनेस रिलेशन की बात करेंगे, हम आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया। फिर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, और प्रोजेक्शन ऑपरेटर जब किसी स्टेट पर एक्ट करता है तो हमें नई स्टेट क्या मिलती है। ठीक है, फिर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर की कि आइडेम्पोटेंसी क्या होता है, हर्मिसिटी क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ क्या होता है फॉर प्रोजेक्शन ऑपरेटर, समझ में आया। फिर हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किसका, प्रोजेक्शन ऑपरेटर का, समझ में आया। और प्रोजेक्शन ऑपरेटर की रिलेशनशिप क्या होती है कंप्लीटनेस रिलेशन के साथ, जिसको हम क्लोजर रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, हम वो चीज़ देखेंगे, समझ में आई चीज़ें। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल भी है। ठीक है ना, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप यदि पीछे से जो मैं कराता आ रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर्स आप उनको फॉलो कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है चीज़ों को ग्रेस्प करने में। अब देखो आउटर प्रोडक्ट, देखो क्या होता है। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हम इनर प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, है ना। तो इनर प्रोडक्ट क्या होता है, देखो क्लासिकल फिजिक्स में तो डॉट प्रोडक्ट को ही हम इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। यदि हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो हम इस तरीके से तो वेक्टर्स को, स्टेट वेक्टर्स को या को हम नहीं लिखते, है ना। तो हम कैसे लिखते हैं, मान लो मेरे पास क्या है, ये कोई वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर हो गया, या इनको हम स्टेट वेक्टर बोलते हैं, क्वांटम स्टेट बोलते हैं, समझ में आया। तो ये डॉट प्रोडक्ट ही है दो स्टेट का, समझ में आया। तो ये क्या है, ब्रा है, और ये क्या है, कैट है। हम ब्रा और कैट की फॉर्म में क्वांटम स्टेट्स को लिखते हैं, यहाँ ऊपर एरो लगा के नहीं लिखते क्लासिकल फिजिक्स की तरह, समझ में आया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरीके से लिखते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट ही है या इनर प्रोडक्ट हम कहते हैं। ठीक है, ब्रा एंड कैट। लेकिन आउटर प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो पहले कैट लिखते हैं और बाद में ब्रा लिखते हैं, समझ में आया। ये कैट ब्रा है, ठीक है ना। तो इनर प्रोडक्ट को लिखना हुआ तो देखो इनर प्रोडक्ट तो ये चीज़ हो गई, और यदि मुझे आउटर, ये इनर प्रोडक्ट हो गया, समझ में आया। और यदि मुझे आउटर प्रोडक्ट लिखना है तो आउटर प्रोडक्ट में देखो क्या करना पड़ेगा, तो हमें ऐसे लिखना होगा, समझ में आया। ये कैट है, ये ब्रा है, तो ये हम इस तरीके से आउटर प्रोडक्ट को लिखते हैं, समझ में आया डिफरेंस। तो आउटर प्रोडक्ट को ना हम डायडिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअली में ना एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ना, करता है, क्या परफॉर्म करता है, ऑपरेशन। तो इसी वजह से ना आउटर प्रोडक्ट एक ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर है, समझ में आया। तो आउटर प्रोडक्ट क्या है, एक ऑपरेटर है, समझ में आ गई बात। क्या है, लीनियर ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे लीनियर होते हैं, ध्यान रखना। अब देखो डिफरेंस, एक बात ध्यान रखना, देखो ये क्या है, इनर प्रोडक्ट मैंने बताया, तो जैसे ए डॉट बी वैसे ही है, तो ए डॉट बी कोई नंबर देगा, है ना। तो इनर प्रोडक्ट भी ना कोई हमें नंबर देता है, समझ में, माइट भी सम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर हो सकता है। आउटर प्रोडक्ट कोई नंबर नहीं देगा, ये क्या है, एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। क्या काम करता है, ऑपरेटर की तरह काम करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, तो ध्यान रखो। तो डिफरेंस समझ में आया। इनर प्रोडक्ट एक नंबर हमें देता है, आउटर प्रोडक्ट क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो एक ऑपरेटर होता है, लीनियर ऑपरेटर। तो आउटर प्रोडक्ट क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है, समझ में आया। अब देखो इसको कैसे लीनियर ऑपरेटर है। अब मान लो इस लीनियर ऑपरेटर यदि ये है, तो जब हम किसी वेक्टर पर, किसी स्टेट पर इसको एक्ट करेंगे तो देखो ये क्या हो गया, आउटर प्रोडक्ट हो गया। तो मैंने इसको किसी स्टेट पर क्या किया, एक्ट किया, समझ में आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमने जब इसको एक्ट करेंगे तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, ठीक है। देखो ये क्या, आउटर प्रोडक्ट मैंने किस पर अप्लाई कर दिया, इसको किसी स्टेट पर। तो देखो जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये दोनों एक्ट करेंगे, तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखो। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है। तो ये है, तो ये दोनों क्या, इनर प्रोडक्ट है, ये क्या है, इनर प्रोडक्ट आ गया, है ना। तो ये क्योंकि नंबर देगा, मान लो कोई नंबर हमें मिल गया, लेट अस सपोज सी, कोई कांस्टेंट है ना, कोई नंबर है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना भी, हम जानते हैं कि भाई कोई भी लीनियर ऑपरेटर होता है, यदि मान लो एक लीनियर ऑपरेटर ए कैप है, यदि उसने किसी स्टेट पर एक्ट किया है तो वो क्या करेगा, हमें दूसरी स्टेट में बदल देगा, समझ में आया। ये स्टेट जो है किसी दूसरी स्टेट में बदल जाएगी। जब कोई ऑपरेटर किसी स्टेट क्वांटम स्टेट पर अप्लाई करेगा तो न्यू क्वांटम स्टेट मिलती है। और सपोज मान लो है कोई नंबर भी हमारे पास 1 भी हो सकता है, कुछ 0 भी हो सकता है, या कोई नंबर भी आ सकता है,
समझ में आया? ठीक है, तो यही तो चीज़ हमारे पास यहाँ भी आई है, यदि आप ध्यान से देखो, है ना। तो ये हमारे पास जाई था, फाई में बदल गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या, एक स्टेट, ये नई स्टेट मिल गई हमारे पास। तो इसी वजह से क्या एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। समझ में आई चीज़ें? तो ध्यान से देखो, तो इसको हम अब समझते कैसे हैं। अब देखो, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं ना, ए डॉट बी, समझ में आया? तो हम क्या लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऐसे तो लिखते हैं। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे हम तो क्वांटम मैकेनिक्स में देखो कैसे लिखेंगे, कैसे हम लिखते हैं उसको, जैसे मान लो ये है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस स्टेट ऑन दिस स्टेट, तो प्रोजेक्शन ऑफ जाई ऑन फाई, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ से हमने क्या समझा कि दैट इज इट प्रोजेक्ट्स, ये जो प्रोजेक्ट, ये मतलब सॉरी, ये जो ऑपरेटर है ना, इसने क्या क्या, इसको प्रोजेक्ट किया इस पर ऑन टू फाइव एंड स्केल्स द कैट। अब स्केल कैट करने का मतलब है कोई नंबर मिला और मान लो सी आ गया, तो ये नंबर हो गया ना, तो स्केलिंग कर दी किसकी, इस वेक्टर की, फाइव की, साई की। समझ में, बाय दैट अमाउंट। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, हो सकता है ये लाइन थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसको दोबारा से प्रेस बैक कीजिए तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है आउटर प्रोडक्ट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लीनियर ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, तो ये चीज़ मैंने अभी आपको समझा दी। ठीक है, बात करते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटर प्रोडक्ट की। अब देखो, कोई भी n डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस में हमारे पास देखो कोई भी कैट वेक्टर होता है, क्वांटम स्टेट, तो हम उसको कॉलम फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और ब्रा वेक्टर को हम इस रो वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो, हमें जब मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करना है ना आउटर प्रोडक्ट का, तो ये क्या एक आउटर प्रोडक्ट है। तो देखो, इसको समझने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम ना 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स ले लेते, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले लेते हैं, ठीक है ना, स्टेट क्वांटम स्टेट। तो ये मान लो A1 A2 है, ठीक है, और ये मान लो मेरे पास कोई दूसरा क्वांटम स्टेट हो गया B1 B2। तो देखो, इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों स्टेट का। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ये मेरे पास क्या हो गया कैट, और ये मेरे पास क्या हो गया ब्रा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉलम की फॉर्म में A1 A2। तो देखो, ब्रा को हम रो की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन हमें ये दे रखा है, तो देखो उसका मैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दूंगा, तो B1 B2 कॉलम का रो बन गया, और देखो ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये 2x1 मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास क्या 1x2 मैट्रिक्स है। तो देखो, ये टर्म दोनों की सेम है, तो मुझे मेरे पास क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है ना, जो 2x2 की होगी। समझ में आया? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो मैं क्या करूँगा, हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रो इंटू कॉलम ही तो करते हैं। तो देखो A1 B1 स्टार, समझ में आया, और ये A1 B2, ठीक है, और ये क्या आएगा A2 B1 स्टार, और ये मेरे पास क्या आएगा A2 B2 स्टार, ठीक है। कोई डाउट है? तो यदि n होगा, n इंटू n में होगा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो जो ईच मैट्रिक्स एलिमेंट है, कोई भी एक मैट्रिक्स एलिमेंट को लिखना है, तो देखो क्या होगा, तो हमें यदि लिखना है, ठीक है, तो देखो A1 A2 है ना, तो ये तो मेरे पास फर्स्ट वाले के वो क्या आगे कोफिशिएंट हो गए, और 5 के मेरे पास कोफिशिएंट B हो गए। तो ये देखो I1 BJ स्टार, तो मतलब एक पर्टिकुलर लिखना है मुझे, समझ में आया, कोई भी एक एलिमेंट लिखना है तो ये लिख दिया, ठीक है। कोई डाउट है? बात करते हैं हम स्पेशल केस ऑफ आउटर प्रोडक्ट की। तो जो स्पेशल केस होता है ना आउटर प्रोडक्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। तो देखो, ये हमारे पास जो आउटर प्रोडक्ट है ना, ये क्या है, आउटर प्रोडक्ट है। तो ये आउटर प्रोडक्ट क्या है, लीनियर ऑपरेटर की तरह काम करता है ना, क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। तो यदि ये दोनों स्टेट सेम हो जाए, क्या हो जाए, दोनों स्टेट सेम हो जाए, तब उस केस में आउटर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। कहने का मतलब ये है, यदि ये हो जाए, ठीक है ना, देखो ये भी साई हो गया, ये भी साई, या मैं ऐसा कर लूँ मेरे पास दोनों फाई हो जाए, ठीक है ना। तो इस केस में इसको हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर ऑपरेटर या प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है, समझ में आया। तो जब दोनों स्टेट सेम हो गई, तो यानी और दूसरा स्टेट नॉर्मलाइज्ड भी होनी चाहिए, है ना, तो जो आउटर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा, क्योंकि आउटर प्रोडक्ट एक लीनियर ऑपरेटर है, एंड दैट ऑपरेटर विल बिकम ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर। इसको हम P से लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर, इट प्रोजेक्ट्स एनी स्टेट ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है ना। हमारे पास ये क्या हो गया, साई वेक्टर। तो कोई ये ना किसी भी स्टेट को ना प्रोजेक्ट कर देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो ना, इसको हम ना क्लासिकल फिजिक्स से समझते हैं ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब देखो ध्यान से, देखो मान लो मैंने ना क्या क्या प्रोजेक्शन ऑपरेटर है ना किसी स्टेट पर अप्लाई किया, ठीक है, क्या क्या किसी स्टेट पर प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमने अप्लाई किया, तो देखो क्या होगा। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हम जानते हैं क्या है, ये हमारे पास, ये मैंने प्रोजेक्शन ऑपरेटर ले लिया, ठीक है, इसको हम ये हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो गया, ठीक है ना। इस पर हमने अप्लाई किया है, तो ये हमारे पास
अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो जब हमने अप्लाई किया, देखो ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया ना फाई स्टेट पर, तो ये तो क्या बन जाएगा मेरे पास, कोई इनर प्रोडक्ट है, कोई कांस्टेंट देगा, कोई नंबर होगा, तो ये कोई नंबर हो गया, समझ में आया। तो ये मान लो मेरे पास कोई नंबर हो गया, कोई डाउट है? तो देखो इसको अब हम समझेंगे कैसे। तो दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या है, जो कंपोनेंट है ना फाई का अलोंग साई, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या करता है, इट प्रोजेक्ट्स एनी स्टेट ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ अदर स्टेट। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई ऑपरेटर, मैंने कोई क्लासिकल फिजिक्स में मैं ऐसे लिख लूँ 3i कैप प्लस के 4j कैप, है ना, माइनस के k कैप, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, कोई डाउट है? तो यदि मैं अप्लाई करता हूँ, मान लो मैं आर पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे मान लो 3i कैप मिल जाता है, जस्ट अज्यूम, है ना। मान लो ये आता है मेरे पास, है ना, एक्स कंपोनेंट आ गया, तो देखो क्या है, मुझे क्या मिला, मान लो मैंने प्रोजेक्शन ही तो देखा, इस पूरे वेक्टर का जो अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन है वो क्या है, 3 है ना। तो देखो ये वैसे वही चीज़ है, देखो द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, है ना, देखो मैंने इस पर कोई प्रोजेक्शन कर दिया, ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स एनी स्टेट ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ अदर स्टेट, ठीक है। तो समझ में आए? तो देखो यदि मैं इस पर कोई प्रोजेक्शन ऑपरेटर परफॉर्म करता हूँ, मुझे सिर्फ 3i कैप मिलता है, ये बाकी चीज़ें नहीं मिलती। तो मान लो मैंने एक्स प्रोजेक्शन देखना चाहा, तो एक्स प्रोजेक्टर अप्लाई करके ये मिला, तो ये क्या है, 3i कैप इज इन द डायरेक्शन, है ना, ऑफ दिस वेक्टर, समझ में आया, ठीक है ना। और ये 3 क्या है, 3 इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप, या मुझे जैसे कहूँ कंपोनेंट ऑफ फाई, या मैं ऐसे कहूँ कंपोनेंट ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग i कैप, कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग साई, समझ में आया, कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग i कैप, वो क्या है c, यहाँ क्या है 3, समझ में आई चीज़ें। दिस इज जस्ट द प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास कोई भी मान लो ये 2i कैप प्लस के 3j कैप है ना, तो अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन क्या है 2, अलोंग y एक्सिस क्या है 3, ठीक है ना, समझ में आया, इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप, 2 is the projection in the direction of i cap of vector r, 3 is the projection in the direction of j of vector r, समझ में आया। उस वेक्टर को मान लो मैंने 2i कैप प्लस की 3j कैप लिखा, ठीक है, समझ में आया। तो यही है प्रोजेक्ट ऑपरेटर क्या करता है, इट प्रोजेक्ट्स एनी स्टेट ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ अदर स्टेट, बस ये ध्यान रखना। और वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हम अपने प्रोजेक्शन ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो की प्रॉपर्टीज यदि हम आउटर प्रोडक्ट की बात करें तो सिंपल है, देखो की प्रॉपर लीनियरिटी फॉलो करता है। अब देखो जैसे ये मेरे पास हो गया कैट वेक्टर, ये मेरे पास कोई ब्रा वेक्टर, तो देखो जब मैं इसको परफॉर्म करूंगा इस पर, तो अल्फा कोई नंबर हो गया और ये कैट और ब्रा मिल गए, तो देखो ये एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से जब मैं इसको इस पर परफॉर्म करूंगा, बीटा बाहर हो गया, तो ये कोई कैट और ब्रा हो गए, है ना, ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ये तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करें। हर्मिशियन कॉन्जुगेट, तो देखो हर्मिशियन कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज करते हैं फिर कॉन्जुगेट कर देते हैं, या कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर दो। तो ये मेरे पास क्या है, ठीक है, आउटर प्रोडक्ट है कोई, है ना, समझ में आया क्या है, आउटर प्रोडक्ट है। हमने स्पेशल केस तो देख लिया ना, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का हम स्पेशल केस हमने देखा, दोनों सेम होते हैं, तो उस आउटर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब हम की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं आउटर प्रोडक्ट की। तो देखो, तो जैसे मान लो मेरे पास ए बी कॉन्जुगेट करना होता है सिंपली क्लासिकल फिजिक्स में, है ना, डैगर है, तो मैं पहले इसको करूँगा फिर मैं इसको करूँगा, सेम चीज़ है। तो देखो ये क्या था, ब्रा, तो क्या बन गया कैट, ये क्या था कैट, तो क्या बन गया ब्रा, ठीक है। कंपोजिशन रूल, तो देखो ये क्या, दो ऑपरेटर हैं, प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट है, दोनों आउटर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अभी जब दोनों आउटर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट किया गया, तो देखो जब अब क्या होगा, ये इस पर एक्ट करेगा, तो जब ये इस पर एक्ट करेगा तो ये तो क्या बनेगा, कोई नंबर होगा, इनर प्रोडक्ट है ना, तो देखो ये कोई एक इनर प्रोडक्ट हो गया, समझ में, दैट सम नंबर, ये कोई नंबर है, मान लो सी, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, ये मेरे पास फाई है, ये आ गया, ठीक है ना, और ये मेरे पास ईटा हो गया, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज हाउ देयर कंपोजिशन रूल वर्क्स। तो ये कोई स्केलर है, डेट डिटरमाइंस वेदर रिजल्ट इज जीरो और नॉट, ठीक है। बात करते हैं हम ट्रेस की। अब देखो ट्रेस क्या होता है, ठीक है ना। अब ट्रेस हमारे पास होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये क्या लीनियर ऑपरेटर है एक, है ना, ये आउटर प्रोडक्ट ही तो है, लीनियर ऑपरेटर है, हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, समझ में आया। तो उस मैट्रिक्स के फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे और उस पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, ट्रेस। तो मान लो ये हमने कोई वो लिखा है ना, कोई मैट्रिक्स की फॉर्म में आई, तो उसके जो ट्रेस होगा, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। मान लो A1 B1, समझ में आया, और ये A2 B2 A3 B3, ये तो होंगे डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के। तो उन सब का यदि मैं क्या कर दूं, सम कर दूं, ठीक है ना, A2 B2 A3 B3, तो वो सम कर दूं, तो वही क्या होता है मेरे पास, ट्रेस, ठीक है ना। तो ये, तो जब मैं ट्रेस करूंगा तो देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये चेंज होगा, ठीक है ना। हम इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ये क्या है, ब्रा, तो ये क्या बन गया, कैट,
है ना, और ये क्या है कैट, ये क्या बन गया ब्रो। अब ये इनर प्रोडक्ट आ गया, क्या आ गया इनर प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, समझ में आया, ध्यान रखना। तो आउटर प्रोडक्ट को जब हम ट्रेस करते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स का क्या होता है इनर प्रोडक्ट ही होता है। अब तो हम इसको एग्जांपल से हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो ट्रेस होता है ना ऑफ आउटर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब कैसे, ध्यान से देखो, मान लो हमने क्या किया, 2 डायमेंशनल स्टेट ले ली, तो मेरे पास एक वेक्टर ही हो गया कॉलम फॉर्म में लिखा, एक दूसरी क्वांटम स्टेट ही हो गया, इसको कॉलम फॉर्म में लिखा। तो जो आउटर प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, देखो आउटर प्रोडक्ट, तो इसको मैंने देखो 1 2 लिखा, इसका जब हम ब्रा करेंगे तो देखो ट्रांसपोज कॉलम का देखो रो बन गया और कॉन्जुगेट कर दिया, 3 माइनस आयोटा था तो आई हो गया, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे 1 इंटू ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू वाई, फिर 3 टू 6 और 2 आयोटा, समझ में आया। तो ये मेरे पास आया, तो ये क्या है आउटर प्रोडक्ट तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस आउटर प्रोडक्ट का मुझे क्या लेना हो ट्रेस, तो मैट्रिक्स में मैंने लिखा तो ट्रेस लेना, ट्रेस क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दो, 3 प्लस के 2 आयोटा, है ना, 3 प्लस के 2 आयोटा, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या कर दिया सम कर दिया तो ट्रेस हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इन दो वेक्टर्स का यदि मैं क्या करूँ इनर प्रोडक्ट लूँ, क्या लूँ इनर प्रोडक्ट लूँ। अब देखो इनर प्रोडक्ट यदि आप लो इनका, तो देखो ये लो, ठीक है, समझ में आया। तो मुझे इनर प्रोडक्ट यदि लेना होगा तो देखो उसको मैं क्या लिखूंगा 2 1, है ना, और इसको क्या लिखूंगा 3 माइनस के आयोटा, समझ में आई बात। तो जब इनर प्रोडक्ट यदि मैं करूंगा तो देखो मेरे पास ये है क्या, ऐसे तो रो और कॉलम की मल्टीप्लाई होगी, 3 टू 6, फिर ये 1 इंटू माइनस के आयोटा, ठीक है, समझ में आया। साइड वी डिड सम मिस्टेक इजंट इट, है ना। तो जब हम ट्रेस करते हैं ये टर्म हमारे पास पहले आएगी, ये बाद में आएगी, ठीक है ना। तो ये हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये ध्यान से देखो, तो इसको जब हम करेंगे तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास आएगा 3 आयोटा 1 इंटू में 2, ठीक है ना। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 और इसमें करेंगे प्लस के 2 आयोटा, तो देखो आ गया, समझ में आया। तो ट्रेस जो है किसके इनर प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ऑर्डर ध्यान रखना, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखो मैंने पहले भी बताया था ये आपको जब आउटर प्रोडक्ट पढ़ाया था। देखो इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इनर प्रोडक्ट तो एक तरीके का चाहे डॉट प्रोडक्ट है तो ये कोई नंबर देगा, है ना। तो जो इनर प्रोडक्ट होता है ना ये कोई नंबर देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या स्केलर, और आउटर प्रोडक्ट जो होता है ये ऑपरेटर होता है, समझ में। तो ये की डिफरेंस है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। दूसरा देखो आउटर प्रोडक्ट क्या है, ऑपरेटर है सेम हिल्बर्ट स्पेस में। टेंसर प्रोडक्ट देखो क्या होता है, अब दोनों में डिफरेंस देखो, ये देखो यहाँ एक कैट होता है ब्रा, यहाँ देखो दोनों सेम है, ये क्या है कैट है, ये भी क्या है कैट, दोनों ब्रा ब्रा भी हो सकते हैं, और दोनों के बीच में ये हम क्रॉस लगाते हैं। ये डिफरेंट हिल्बर्ट स्पेस में होने चाहिए दोनों, मैंने टेंसर प्रोडक्ट भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। ये दोनों किस में होने चाहिए, डिफरेंट हिल्बर्ट स्पेस में होने चाहिए। ये मान लो यदि स्पिन है तो ये पोजिशन होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हिल्बर्ट स्पेस में होने चाहिए, बल्कि ये दोनों सेम हिल्बर्ट स्पेस में, ये भी सेम हिल्बर्ट स्पेस, ये भी सेम हिल्बर्ट स्पेस, ये दोनों डिफरेंट हिल्बर्ट स्पेस में होने चाहिए, ठीक है। इसको हम टेंसर प्रोडक्ट बोलते हैं। बस इतना ही जानना और हमें जानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना। तो ये दोनों जो ये यदि हम ब्रा ब्रा की बात करें, है ना, जैसे ब्रा ये कैट कैट हो गया, यदि मैं ब्रा ब्रा की बात करूँ, ठीक है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट जो होते हैं फोरबिडन होते हैं। हम इन दोनों अब मैट्रिक्स में लिख के देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब ये फोरबिडन है। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग इस हिल्बर्ट स्पेस में लाई करते हैं तब इनको हम टेंसर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। और डिटेल में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। बात करते हैं हम कंप्लीटनेस रिलेशन एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर की। तो देखो वी नो डेट एनी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो हम जानते हैं कि कोई भी स्पेस को हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इसकी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने आई कैप जे कैप बेसिक्स एग्जांपल फिर से वही, तो ये क्या दीज आर जस्ट बेसिस। तो कोई भी वेक्टर मुझे बनाना हो तो मैं इनकी मदद से बना सकता हूँ, जैसे 2i कैप जे कैप प्लस के कैप, फिर से कोई वेलोसिटी वेक्टर बनाना हो मान लो, है ना, तो आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप। तो यूजिंग दिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स कैन बी रिटर्न, है ना, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस, ठीक है। ये तो क्लासिकल फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास कोई भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो हम उसमें कोई भी स्टेट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिसको ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यदि 2 डायमेंशन की बात हो रही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 डायमेंशन की बात हो रही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो C1 को मुझे यदि निकालना है, तो C1 यदि मुझे निकालना है, जैसे यहाँ से मुझे 2 कोफिशिएंट निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा आर कैप के साथ, तो मुझे 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं इनर प्रोडक्ट कर दूंगा, ठीक है ना, समझ में आया। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको। तो मुझे C1 चाहिए, यानी CI कब मिलेगा मुझे, ठीक है, यदि मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा फाई के साथ, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, तो कंप्लीटनेस रिलेशन हमने जाना है। तो देखो हम जानते हैं कि भाई ये ऐसे तो लिखते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है।
अब क्या है, मैंने ये कैसी जस्ट अ नंबर, मैंने आगे लिख लो पीछे लिख लो, डजेंट मैटर, इट्स नॉट एन ऑपरेटर। अब देखो क्या है, तो जो सी आई है ये तो है मेरे पास कोफिशिएंट जो है, तो उस कोफिशिएंट को लिखा मैंने, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये मेरे पास टर्म जो बनी है ना, ये है ना, ये जो टर्म बनी है ये क्या, आउटर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये क्या है, आउटर प्रोडक्ट ही तो है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का, ठीक है ना, समझ में आया। और ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 5 वेक्टर हो गया। तो यदि आप गौर से देखो, इनिशियली मेरे पास क्या था, यही तो था 5 वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन आई टू द पावर 1n, ठीक है ना, ये मिला मुझे। तो आप यदि गौर से देखो तो 5 वेक्टर था, तो ये 5 वेक्टर ही मिल गया। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, आइडेंटिटी है ना, ये तो आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है ना, यहाँ पे समझ में आया किस तरीके से काम कर रहा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। तो देखो ये मेरे पास आई होगा, तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा, तो विच वी हैव आइडेंटिटी, वेयर वी हैव आइडेंटिफाइड दिस एज एन आइडेंटिटी ऑपरेटर, समझ में आया। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है। इस रिलेशन को ना हम कंप्लीटनेस और क्लोजर रिलेशन भी बोलते हैं फॉर बेसिस वेक्टर्स, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे बेसिस वेक्टर को हमने यहाँ पे ई से लिखा है ना, फाई से भी लिख सकते हैं, हमें ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, नाम देना आप कैसे भी दे सकते हो आई। तो दिस इज एन आइडेंटिटी ऑपरेटर। और इस रिलेशन को हम कंप्लीटनेस और क्लोजर रिलेशन भी बोलते हैं, एंड कोरस्पॉन्ड्स टू द आउटर प्रोडक्ट ऑफ बेसिस वेक्टर्स, है ना, आउटर प्रोडक्ट ही तो है एक, समझ में आई चीज़ें, तो ध्यान रखना। अब देखो मैट्रिक्स एलिमेंट जो होंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर के, अब वैसे तो नाम से ही हमें पता चल रहा है आइडेंटिटी ऑपरेटर है, तो जब आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे, है ना, वो क्या होंगे, यूनिट डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, 1 1 1, और सब क्या होगा, 0 होगा, है ना। यही तो होता है यूनिट मैट्रिक्स, समझ में आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही तो होती है, ठीक है। तो मुझे यदि इसको उसकी फॉर्म में लिखना हो, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो, तो क्या करेंगे, तो देखो मेरे को यदि जे के कंपोनेंट चाहिए, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और उसको कोई ऑपरेटर भी है, तो मुझे उसका कोई मान लो 1 और 2 कंपोनेंट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, जिस बेसिस में वो है ना, समझ में आया। तो ए ऑपरेटर और ये वो बेसिस में लिख दूंगा, समझ में 1 और 2, ठीक है। अब जैसे ये कंपोनेंट क्या होगा, A11 होगा, ये क्या होगा, A12 होगा, ये क्या होगा, A13 होगा। तो जैसे मुझे ये क्या होगा, ठीक है ना, ये A32 होगा। तो जो मुझे A32 कंपोनेंट चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, थर्ड बेसिस लूँगा, फिर उस ऑपरेटर को सेकंड बेसिस पर अप्लाई कर दूंगा, तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मैंने भी देखो वही किया है। तो मान लो कोई जे के कंपोनेंट चाहिए, मैट्रिक्स एलिमेंट, हमें कोई मैट्रिक्स एलिमेंट चाहिए, तो मान लो जे के एलिमेंट चाहिए मुझे जनरल में ना, जैसे मैंने 3 2 लिया है, 1 2 लिया है, मान लो कोई जे के एलिमेंट लिया है, तो देखो जे के बेसिस, और ये मैंने के बेसिस में लिखा, ठीक है, समझ में। और फिर यहाँ देखो ये आई ऑपरेटर मैंने लगा दिया, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो जब आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई किया, देखो ये क्या, इनर प्रोडक्ट, और इन दोनों का भी क्या होगा, इनर प्रोडक्ट, समेशन मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखो ये तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होते हैं, है ना, बेसिस क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल होता है, हम जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पढ़ा है। तो देखो उसको मैं क्या लिखा, आई जे, ये क्या लिखा, आई के, समझ में, आई इंटू आई है, रिपीटेशन में है, तो जे के आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो ये तो यदि जे और के 1 होगा, तो यहाँ भी 1 होगा, तो वो यानी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, और बाकी सब क्या होंगे, 0 होगा। तो जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है स्क्वायर मैट्रिक्स है यूनिट डायगोनल एलिमेंट्स के साथ, ठीक है ना, समझ में। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर की डिटेल में। अब देखो जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है ना, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर प्रोजेक्ट्स अ गिवन क्वांटम स्टेट इनटू अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना एक क्वांटम स्टेट को प्रोजेक्ट करता है, समझ में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, तो मान लो जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, कोई भी गिवन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमारे पास है, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होगा, ऑन टू द आयत बेसिस, है ना। मान लो मेरे पास बहुत सारी बेसिस है, 5 1 5 2 5 3, तो मान लो सेकंड बेसिस में मुझे प्रोजेक्शन ऑपरेटर चाहिए, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, 5 2 5 2, समझ में। थर्ड बेसिस में चाहिए, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, समझ में। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। ये तो आयत बेसिस में मैंने लिख लिया, नहीं तो 1 2 3 सिंपल एक ही बेसिस है, तो मैं क्या मान सकता हूँ, मान लो मेरे पास कोई एक बेसिस है, उसमें मेरे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर ये हो गया, ठीक है, बस ऐसा लिख सकते हैं उस केस में, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का क्या काम होता है, किसी भी क्वांटम स्टेट को ना उस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता है, समझ में। तो ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, जैसे क्लासिकल फिजिक्स में होते हैं ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये वैसे ही है, ठीक है, कोई डाउट है। अब मान लो मैं यदि हम ये कहें कि मेरे पास कोई वेक्टर है, क्वांटम स्टेट है 5, ठीक है ना, तो 5 स्टेट को ना प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या करेगा, 5 स्टेट को ना इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देगा। तो ये मान लो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, यहाँ कोई आ गया कांस्टेंट c, समझ में आया। तो ये काम करता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर,
ठीक है, समझ में आई चीज़ें। हमने अभी जब आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पढ़ाया था, आउटर प्रोडक्ट बताया था, उसमें भी ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, तो इट प्रोजेक्ट्स एनी स्टेट, है ना, तो ये कोई भी स्टेट फाई को प्रोजेक्ट्स कर देगा ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, या जिस डायरेक्शन जिस उसमें ये हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर डिफाइन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो एक्शन क्या होता है किसी भी स्टेट पर, तो वही जो मैंने बताया, इट प्रोजेक्ट्स दैट ऑपरेटर इनटू दैट डायरेक्शन। तो व्हेन दिस ऑपरेटर एक्ट्स ऑन एन आर्बिट्रेरी स्टेट, मान लो कोई आर्बिट्रेरी स्टेट पर अप्लाई करता है तो उसका कंपोनेंट निकाल लेगा अलोंग दैट डायरेक्शन। अब देखो फाइव स्टेट पर अप्लाई कर दिया, तो देखो ये तो मेरे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिखा, ये मेरे पास फाइव स्टेट होगी। देखो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट है तो कोफिशिएंट आ गया, सिंपली कोई कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, समझ में आया, ये है। अब ध्यान से देखो, तो सी आई मेरे पास क्या है, तो यही तो है ना। तो क्या किया कि इस और हमारे पास स्टेट को प्रोजेक्शन ऑपरेटर ने इस डायरेक्शन में स्पेसिफाई कर दिया, नेक्स्ट डायरेक्शन में। अब जैसे हमारे पास आर कैप कोई आर वेक्टर है, जिसमें मैंने पहले भी आप चीज़ को बताई थी, 5 जे कैप माइनस के कैप, ये मैंने लिखा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर, मान लो मैं इस पर कोई प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करूँ, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या देगा, कोफिशिएंट। मान लो मेरे को वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देखना है, तो वाई डायरेक्शन में क्या है, प्रोजेक्शन 5 है। समझ में आया, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन 5, किसका, इस वेक्टर का। तो ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर ने क्या कहा, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर ने क्या किया, इस वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो सी है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। समझ में आया, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या करेगा, इस वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो 5 है जे डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो सी है 5 डायरेक्शन में। ये वही है जिसमें हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर को डिफाइन किया है, ये ठीक है ना, समझ में आया। ये तो द रिजल्ट इज अ वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ 5 इज विद मैग्नीट्यूड सी, दिस रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट ऑफ 5 अलोंग साइड डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया। प्रॉपर्टीज, यदि हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज बात करें तो आइडेम्पोटेंसी होता है। मान ले स्क्वायर जो होगा दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का, मैं सिंगल प्रोजेक्शन ऑपरेटर देगा। ठीक है, अब देखो प्रूफ देखो, तो देखो पी आई स्क्वायर, इसको दो बार लिख लिया मैंने, ये एक बार ये लिख लिया, एक बार ये लिख लिया, दो बार हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिखा। तो जब दो बार लिखा तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास है इनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो ये इनर प्रोडक्ट बन गया, तो इनर प्रोडक्ट बन गया। अब देखो दोनों सेम ही है ना, तो 1 आएगा, और बेसिस सेम है ना दोनों एग्जैक्टली, तो सेम आएगा तो 1 आएगा, तो 1 हो गया। ये दोनों बचे मेरे पास, ये बचा सिंपली, तो ये तो एक ही प्रोजेक्शन ऑपरेटर है पी आई। समझ में आया, तो पी आई स्क्वायर क्या आ गया, पी। तो ये आइडेम्पोटेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ट्वाइस यदि अप्लाई करेंगे तो उसका मतलब वो हमें सेम रिजल्ट ही देगा। हर्मिसिटी क्या होता है ना, तो हर्मिसिटी मतलब जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है वो हमें फिर से वही वेक्टर मिल जाएगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने के बाद भी। तो देखो प्रूफ देखो, तो हमारे पास ये कोई हर्मिशन ऑपरेटर हो गया, सॉरी ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर ले लो, ठीक है ना, आयत बेसिस में आई लगा सकते हो, नहीं भी। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दो, तो जब इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करोगे ये क्या हो जाएगा, ब्रा है, देखो कैट बन गया, और ये कैट था ये ब्रा बन गया, ये तो फिर से हमारे पास क्या आ गया, वही वेक्टर बन गया। देखो ठीक है, समझ में आया। तो ध्यान रखना ऑर्थोगोनैलिटी, तो देखो ऑर्थोगोनैलिटी होता है यदि हमारे पास सेम बेसिस दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैं, अलग अलग होंगे तो 0 आ जाएगा, और सेम यदि होंगे, ठीक है ना, समझ में आया। तो देखो ये आएगा यहाँ पे, ये पी आई होता है हमारे पास, है ना, स्क्वायर का आई बनेगा, ए से दो सेम होंगे तो एक मिलेगा हमें। देखो कैसे, यहीं से हम जो हमारे पास आइडोपेटेंसी है वो निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से, तो दो डिफरेंट प्रोजेक्शन ऑपरेटर ले लिया अलग अलग बेसिस में, एक आयत बेसिस में, जेत बेसिस में। आयत बेसिस ही हो गई, जेत बेसिस ही हो गई, ठीक है। तो देखो इन दोनों का हमने इनर प्रोडक्ट कर दिया, तो जब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट किया तो आई कैप है, जे कैप है, तो देखो क्रोनिकल डेल्टा आ गया, तो क्रोनिकल डेल्टा बाहर लिख लिया, और इन दोनों की मदद से हमने पी आई लिख लिया। समझ में आया। तो देखो यदि दोनों सेम होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये पी आई होगा। यदि डिफरेंट हो गए तो पी आई कैप, पी आई जे कैप 0 आ गया, ठीक है ना। तो ये वही है हमने जो अभी आपको बताया था, आइडेम्पोटेंसी हमने प्रूफ कर सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ की यदि हम बात करें तो देखो जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो अब प्रोजेक्शन ऑपरेटर की वो चाहे 0 होगी चाहे 1 होगी। अब कैसे, देखो ध्यान से, तो हम जानते हैं कोई भी ऑपरेटर जब किसी भी ऑपरेटर पर अप्लाई करेगा, तो स्टेट पर अप्लाई करेगा तो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी लैम्डा, है ना, समझ में। ये हमारे पास क्या हो गई, स्टेट हो गई, ठीक है। तो ये इट कैन बी 0 और 1, जैसे मैंने बताया जो आइगन वैल्यू होगी प्रोजेक्शन ऑपरेटर की वो 0 होगी या 1। अब देखो उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि 0 होगी या 1।
तो देखो इसको ना एक बार और यदि मैं इस पर अप्लाई कर दूं तो जब दूसरी बार भी अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, ठीक है। तो एक बार और अप्लाई करने पर मेरे पास ये आ गया, कोई बाहर लिख लिया, समझ में आई बात, ठीक है ना। कोई डाउट है तो देखो वही है, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो ये मैंने एक बार अप्लाई, ये था ना मेरे पास, तो मैंने इस पर एक बार फिर से अप्लाई किया तो मुझे ये मिला। अब क्या करना है हमें, अब हम जानते हैं कि पी आई ये हो गया ना, ठीक है, लैम्डा। अब देखो फिर पी को जब मैं इस पर एक्ट करूँगा तो जब हम जानते हैं फिर से लैम्डा मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 मुझे मिला, ठीक है। कोई डाउट है तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देने वाली है। अब आइडोपेंटेंसी वाली हम क्या लगाएंगे, रिलेशन लगाएंगे कि पी आई स्क्वायर तो पी होता है ना सिंपली, तो मैं इसको खाली पी लिख लूँगा, ये मेरे पास ये आ जाएगा, ये मेरे पास क्या होगा लैम्डा स्क्वायर, ये मेरे पास क्या हो गया साई, ठीक है। कोई डाउट है तो ये आइडोपेंटेंसी वाली हमने रिलेशन लगाई, पी स्क्वायर क्या होता है पी होता है सिंपली। तो जब पी जब प्रोजेक्शन ऑपरेटर किसी इस पर एक्ट करेगा तो हम जानते हैं हमें ये मिलेगा, है ना, ये आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। ये लैम्डा स्क्वायर, ये 5, तो यहाँ लैम्डा माइनस के लैम्डा स्क्वायर, और इसको ये हम लिख सकते हैं। स्टेट तो जीरो नहीं है, स्टेट जीरो हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो इसका मतलब यही टर्म जीरो होनी चाहिए, तो लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इज जीरो, इट मीन्स 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इज आइदर जीरो और लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू होगी वो जीरो होगी या 1 होगी, ठीक है ना। बात करते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो देखो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा प्रोजेक्शन ऑपरेटर का, है ना, इन द बेसिस 5। अब देखो तो हम मान लीजिए जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, हमें कोई भी ऑपरेटर हमारे पास ए कैप है तो उसका मुझे 1 और 3rd कंपोनेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट बेसिस में ऑपरेट, और ऐसे लिखूँगा उस ऑपरेटर को 5 और 3 बेसिस में ऑपरेट कर दूंगा। तो मुझे यदि 3 और 3 चाहिए तो मैं क्या करूँगा बेसिस लूँगा और उस ऑपरेटर को ऑपरेट कर दूँगा इन बेसिस पर ऐसे, तो मुझे एक कंपोनेंट मिल जाएगा मैट्रिक्स का, ठीक है। इसी तरीके से जे के कंपोनेंट चाहिए, मेरे पास जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है ना उसका मुझे जे और केथ कंपोनेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा जे बेसिस ले ली और ये फिर केथ बेसिस में, है ना, उस ऑपरेटर को मैंने लगा दिया, ठीक है। तो वही चीज़ की, तो यहाँ पर फिर मैंने ऑपरेटर की वैल्यू रख दी, ये तो होता है मेरे पास ऑपरेटर, ठीक है ना, समझ में। ये पी का वैल्यू प्रोजेक्शन ऑपरेटर रखा, तो जब ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर रखा तो देख ध्यान से यदि देखो हम इसको बांट सकते हैं क्या, ये मेरे पास इनर प्रोडक्ट बन गया, ये जे आई और आई के, ठीक है ना, समझ में आया। अब ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो दिस गिव्स अस अ मैट्रिक्स विद ओनली 1 नॉन जीरो एलिमेंट, सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा मुझे, बाकी कोई भी एलिमेंट मुझे नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो हमें निकालना है जैसे कि है ना, कोई भी मैट्रिक्स को कोई एलिमेंट निकालना है, जैसे हम एज्यूम करो हमारे पास 5 1 5 2 और 5 3, ठीक है ना, ये 3 बेसिस हैं। तो इसमें मुझे क्या करना, प्रोजेक्शन ऑपरेटर मुझे बताना है इन बेसिस में, ठीक है, समझ में आया। तो मान लो मुझे प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो बताना है और मान लो सेकंड बेसिस में बताना है ना, तो मुझे सेकंड बेसिस में कहने का मतलब है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या होगा 1 होगा। थर्ड बेसिस में यदि बताना है तो मेरे पास जो ये होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा 1 होगा और बाकी 1 नहीं होंगे, सारे क्या होंगे 0 होंगे। तो आयत बेसिस में मेरे को बताना है तो आयत कंपोनेंट 1 होगा, ठीक है ना। तो यदि मुझे फर्स्ट उसमें बताना है तो देखो यदि 5 1 5 2 5 3 है तो देखो ये 1 हो जाएगा, यदि मुझे P1 बताना है 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आया। क्योंकि यहीं पे तो मेरे पास 5 1 बेसिस होगा, ये 5 2 बेसिस के लिए 5 3 बेसिस के लिए, है ना, ऐसे ये 5 1 5 2 5 3, ठीक है। यदि मुझे थर्ड बेसिस में बताना है तो सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे और ये मेरे पास थर्ड बेसिस के लिए 1 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक की, रिलेशन टू कंप्लीटनेस रिलेशन, ठीक है। अब देखो प्रोजेक्शन ऑपरेटर की रिलेशन बताना है तो हम जानते हैं कंप्लीटनेस रिलेशन हमारे पास ये तो थी, ठीक है, ये क्या बेसिस है और हमने जाना था, हमने सो भी क्या था, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो कहने का मतलब देखो क्या है, जितने भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर है ना हर बेसिस का यदि मैं सम कर दूं तो मुझे क्या देंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑन टू द बेसिस स्टेट इक्वल्स द आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है, समझ में आया। उस तभी तो हम इसको कंप्लीटनेस रिलेशन बोलते हैं। अब मान लो मेरे पास 3 बेसिस है 5 1 5 2
है ना, और फाई 3। अब इन 3 बेसिस में मेरे पास जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, तो देखो पहला प्रोजेक्शन ऑपरेटर मैं क्या लिखूँगा, फाई 1, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होगा, ये। तीसरा प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होगा, ये, ठीक है। इन सभी प्रोजेक्शन ऑपरेटर का जो सम होगा P1, P2, P3 वो क्या होगा, 1 होगा, एज पर कंप्लीटनेस रिलेशन। समझ में आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।